नमस्ते दोस्तों, मैं किशोर सर आप सभी को ढेर सारा प्यार और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज अपन उस टॉपिक पे बात करेंगे जो टॉपिक हर कॉम्पिटिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बात करूंगा रीजनिंग और मैथ की। तो रीजनिंग और मैथ में वो महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे जो टॉपिक हर एग्जाम में अपना काफ़ी अहम रोल रखते हैं। तो आज बात करेंगे दोस्तों गणित के बारे में। गणित में ज्योमेट्री बात करूं और अंक गणित की बात करूं, ये दोनों ही पोर्शन काफ़ी एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, रेलवे, एसएससी, बैंक या रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्योमेट्री वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो विद्यार्थी एसएससी, बैंक या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कांस्टेबल में इतना विशेष नहीं है, बाकी एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ में अंक गणित का भी काफ़ी अहम रोल है। तो दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों पार्ट मैं पहले लेके चलूँगा। एक जो टॉपिक होगा वो आपका अंक गणित का होगा और दूसरा टॉपिक होगा वो आपका ज्योमेट्री का होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जब भी एग्जाम हॉल से एग्जाम देकर के बाहर निकलते हो तो वहाँ से आप लोग एनालिसिस करते हो कि आपने 60% या 65% पेपर को काफ़ी अच्छा कवर कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग और मैथ की। और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगते हैं कि इन क्वेश्चनों को आपने पहले कहीं ना कहीं देखा है, पहले कहीं ना कहीं इनको सोल्व किया, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में सोल्व नहीं कर पाते हो। और ऐसे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जिनको आप एग्जाम में सोल्व करना चाहते हो और उस समय जब आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो वहाँ पर आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा कि आप लोग वहाँ पर कौन सा मेथड यूज करते हो, वहाँ पर आप कौन सी ट्रिक यूज करते हो। वो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि अपन एग्जाम हॉल में क्या करते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर सीखनी है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं सीखनी है जो मैं सिखा रहा हूँ, जो कोई ट्यूटर सिखा रहा है या जो कोई गाइड सिखा रही है। क्योंकि सीखी हुई चीज़ एक मानव जाति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सीखी चीज़ अपन जल्दी भूल जाते हैं। यदि अपनी रूटीन में नहीं रहेगी तो अपन उसको भूल जाएंगे। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कहीं से तैयारी कर रहे हो और आप जब तक एग्जाम हॉल में पहुंचते हो तो उसमें काफ़ी गैप आ जाता है और जिसकी वजह से आप लोग वो चीज़ें काफ़ी भूल जाते हो आप लोग। और एग्जाम में उन क्वेश्चनों को फिर आप लोग अच्छे से सोल्व नहीं कर पाते हो और जिसका रिजल्ट हमें इतना पॉजिटिव नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों अपने को कौन से मेथड पढ़ने हैं और कौन से मेथड पे अधिक मेहनत करनी है जिससे अपने को अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, मैं बात करूंगा 3rd स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, मैथ भी नहीं, जीके, हिंदी, इंग्लिश, जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है 3rd से स्टार्ट किया और आपने 10th या 12th क्लास तक जो चीज़ें पढ़ी है, यदि आप उन्हीं चीज़ों पर अच्छा अपना बेस तैयार कर लो तो एग्जाम हॉल में वो दिक्कत नहीं आएगी जो आप लोग भूल जाते हो या फिर वो ट्रिक आपको वहाँ पर याद नहीं आती या फिर उस ट्रिक से आपका आंसर नहीं निकलता है। उन सभी चीज़ों से आप बिल्कुल दूर हो जाओगे। तो अपने को एक वो चीज़ लेनी है जिससे अपने को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और वो चीज़ अपने अंदर विद्यमान है, क्योंकि आप लोगों ने 3rd स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक एग्जाम दिए और उनमें उन हर एग्जाम के अंदर हर चीज़ आपने अच्छी बारीक से सीखी है और वही अपना बेस है। तो क्यों ना उसी बेस को आधार बनाते हुए उसी बेस पे अपन काम करें तो अपने को एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आज गणित का वो टॉपिक लूंगा जहां से गणित की शुरुआत होती है, गणित का पहला पायदान जिसे अपन कह सकते हैं। यानी एक ऐसा टॉपिक है जो हर टॉपिक से किसी ना किसी प्रकार का लिंक जरूर रखता है। तो मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम की कि गणित होती क्या, गणित की शुरुआत कहाँ से हुई थी, गणित का पहला पा कौन सा, गणित का पहला चैप्टर कौन सा है, मैं उसकी बात करूंगा। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम, यानी संख्याओं की बात करने जा रहा हूं। तो संख्याओं का निर्माण भी कहां से हुआ था, तो गणित का जो पहला पॉइंट होता है वो आपका आता है अंक, डिजिट की बात कर रहा हूं। और ये अंक क्या होता है, ये डिजिट होता क्या है, इसकी बात करते हैं। यानी गणित की शुरुआत यहां से होती है, गणित का जो पहला पायदान है वो यहां से स्टार्ट होता है और वो अंक जो डिजिट होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं आपके, ये चलते हैं 9 तक चलते हैं।
यानी ये टोटल कितने हुए आपके, ये टोटल 10 डिजिट हो गए, 10 अंक हो गए, जिसके ऊपर पूरी गणित टिकी हुई है। यानी गणित की शुरुआत, गणित का सबसे छोटा बिंदु, सबसे छोटा पॉइंट की बात करता हूं मैं, तो वो होता है आपका अंक, जिसे आप डिजिट बोलते हो। और कुल कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, जिनकी शुरुआत 0 से होती है और जो आखिरी डिजिट है वो आपका 9 होता है। अब अंकों के बाद में आपका आता है नंबर संख्याओं का, कि संख्या क्या हो, संख्या कैसे बनी। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा 1, 2 और 0, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 0, और ये 1, 2, 0 क्या आपके अंक है, डिजिट है। आप इनको संख्या कह सकते हो क्या, नहीं कह सकते हो। यदि इसी 1, 2, 0 को मैं यूं लिख दूं 1, 2, 0, तो आप बोलोगे ये 120 नंबर है तो वही ना, वही आपका 1 आ रहा, वही आपका 2 आ रहा, वही 0 आ रहा। उन्हीं अंकों को आपने क्या करा, तरीके से लिख दिया, व्यवस्थित कर दिया, तो वो क्या बन गई, आपकी संख्या बन गई। आप इसको संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर जो अंकों का व्यवस्थीकरण है वो सही नहीं है, इसीलिए संख्या का रूप प्राप्त नहीं हुआ। और यहां पर जो ये आपके अंक है उनको आपने व्यवस्थित कर दिया, तो किसका प्रारूप हो गया, आपका संख्या का। तो अंकों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं, संख्या। और व्यवस्थित क्रम का मतलब हुआ कि यहां पर आपका ये इकाई का अंक हो गया, ये दाई का हो गया, और ये आपका सैकड़े का हो गया। व्यवस्थित करने का मतलब होता है अंकों को इकाई, दाई और सैकड़ा के रूप में व्यवस्थित कर देना ही संख्या कहलाती है। यानी अंकों का व्यवस्थित क्रम, संख्या कहलाती है। और व्यवस्थित क्रम का मतलब होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के रूप में लिखना, ही संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया कि जैसे मैं 1, 2, 0 लिखूंगा, यहाँ पर व्यवस्थीकरण सही नहीं है, इसलिए संख्या नहीं बन पाई, और इन्हीं अंकों को आपने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया इकाई, दाई, सैकड़ा के रूप में, तो क्या बन गई, संख्या बन गई। अब आगे बात करते हैं कि जो संख्या बनती है वो कितने अंकों में बनती है और किस प्रकार से बनती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन संख्या में जो अंक होते हैं उनके 2 प्रकार के मान होते हैं, 2 प्रकार के नाम होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है वास्तविक मान और दूसरा होता है आपका स्थानीय मान। अब ये वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लिखा 120, तो यहां पर आपने देखा कि 120 जो कि अंकों से आपकी संख्या बनी थी, यहां पर मैंने पूछा 0 का वास्तविक मान क्या है, मैंने पूछा 2 का वास्तविक मान क्या है, और मैंने पूछा 1 का वास्तविक मान क्या है। देखो हर नाम के अंदर उसकी परिभाषा छिपी होती है, और उसकी परिभाषा, उसका पूरा बैकग्राउंड उस नाम का जानना जरूरी होता है। यदि वो जान जाओगे तो आपके लिए हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी वास्तविक का मतलब होता है कि वो संख्या या वो अंक किस नाम से जाना जाता है, उसका वास्तविक में नाम क्या, वही उसका वास्तविक मान कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 2, यहाँ पर 2 का वास्तविक मान क्या, तो 2 किस नाम से जाना जाता है, 2 के नाम से जाना जाता है, तो 2 का वास्तविक मान भी क्या होगा, आपका 2 होगा। यानी जो अंक जिस नाम से जाना जाता है वही उसका वास्तविक मान कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर 1 की बात करूंगा, तो 1 का वास्तविक मान क्या होगा, 1 होगा। आप कभी भी 1 को 5 नहीं बोलोगे, आप कभी भी 1 को 7 नहीं बोलोगे, क्योंकि 1 का वास्तविक मान 1 ही होता है, इसीलिए ये 1 ही कहलाएगा आपका। यानी जितने भी अंक होते हैं उनका जो वास्तविक मान होता है वो, या वो जिस नाम से जाने जाते हैं वही उसका वास्तविक मान है। अब मैं बात करूंगा स्थानीय मान की। स्थान का मतलब होता है उसकी पोजीशन, यानी प्लेस वैल्यू क्या है, वो अंक किसी स्थान के ऊपर विद्यमान है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 120 की, और मैंने पूछा कि जो 2 है आपका, तो 2 का स्थानीय मान क्या है। अब यहाँ पर मैं स्थानीय मान की बात कर रहा हूँ कि वो 2 है वो किस स्थान के ऊपर विद्यमान है, उसकी पोजीशन क्या है, वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो कि पहले अपने गुजरात के क्या थे, सीएम थे, अब क्या हो गए, इंडिया के पीएम हो गए, तो उनका स्थान क्या हुआ, स्थान हो गया उनका परिवर्तन, उनका स्थान चेंज हो गया। व्यक्त एक भी है लेकिन उसको स्थान पहले क्या था, अलग था, अब स्थान क्या हो गया आपका, अलग हो गया। जैसे मैं यदि 120 को यूं लिख दूं 120, अब यहां पर 2 का स्थानीय मान क्या हो गया आपका, चेंज हुआ कि नहीं, क्योंकि पहले 2 का स्थान यहां पर था, अब 2 का स्थान यहां पर हो गया। तो जब भी किसी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो तो क्या करोगे, उस संख्या को तो वैसा का वैसा उतार दो जिसका स्थानीय मान निकालना है, और बाकी सबको 0 कर दो। तो यहां पर 2 का स्थानीय मान कितना आ गया आपका, 20 आ गया, और यहां पर 2 का स्थानीय मान क्या होगा कि 2 को तो वैसा का वैसा 2 उतारना, और बाकी सबको क्या कर दिया आपने, 0 कर दिया। तो यहां पर 2 का स्थानीय मान कितना प्राप्त हुआ, 2, और यहां पर 2 का स्थानीय मान कितना प्राप्त हुआ, 20। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ आपका,
यानी इन्होंने दो ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। जब स्थान परिवर्तन करेगा तो उसके मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। यदि 2 यहां पर ना करके यूं हो जाता आपका 210। अब आपने देखा कि 2 का स्थान परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, या 2 का वास्तविक मान तो वही 2 है आपका, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वास्तविक मान में कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आता है तो स्थानीय मान में परिवर्तन आता है कि उसने कौन सा स्थान अभी ग्रहण कर रखा है। यहां पर 2 का स्थान अलग था, यहां पर 2 का स्थान अलग है, और यहां पर 2 का स्थान अलग है। तो यहां पर 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहां पर 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 200, क्योंकि 2 को जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको वैसा का वैसा लिखो और बाकी सबको 0 कर दो। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने सीखा कि अंक से किस प्रकार से संख्या बनी, और इन संख्या में जो अंक आते हैं उनका मान किस प्रकार से होता है, स्थानीय मान क्या होता है और वास्तविक मान क्या होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता आपका, वो स्थानीय मान से आने का चांसेस ज्यादा होता है। स्थानीय मान में जो एक अंक होता है वो 2 बार भी आ सकता है, उसका योग या अंतर भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मैंने आपको एक संख्या दे दी, उसके स्थानीय मान का योग या अंतर आप लोगों से पूछ ले। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 4847 में 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, या स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन आपके बन गए, या तो योग पूछ लिया आपसे और ये फिर आपसे अंतर पूछ लिया। इनका योग कैसे निकालोगे, इनका अंतर कैसे निकालोगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूं योग निकालना। आपको संख्या क्या है, 4847। मैं कौन से अंक की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ 4 की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा 4 का पहले स्थानीय मान निकालो एक बार। तो यहां पर 4 2 जगह आ रहा है, यहां पर भी 4 आ रहा है और यहां पर भी 4 आ रहा है। तो क्या करोगे आप लोग, पहले या तो इस 4 की निकाल दो। तो इस 4 का स्थान कितना है, तो मैंने कहा था जिसका स्थानीय मान निकालना उसको तो वैसा का वैसा उतारो और बाकी सबको 0 कर दो। तो ये 4 की जगह 4 आ गया, इसको आपने 0 कर दिया। यहां पर क्या करोगे, यहां पर भी 0 कर दो। और ये 4 है, क्योंकि 4 2 बार आओ चाहे 3 बार आओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने को जो 4 का निकालना है तो 4 को चेंज नहीं करना, 4 वैसा का वैसा नोट कर दो, बाकी सबको 0 कर दिया आपने। तो यहां पर क्या गया, यानी इस वाले 4 का मान तो देखा जाए तो कितना होना चाहिए आपका, 4 आ गया 0 0 0। इस वाले 4 का मान तो कितना है 4000, और इस वाले 4 का मान कितना आ रहा है आपका 40 आ रहा है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना बनेगा 4040 बनेगा। या डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैसे निकालोगे कि 4 को वैसा का वैसा उतारा, बाकी सबको क्या कर दिया आपने 0 कर दिया। तो 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना या 4 का स्थानीय मान का योग ज्ञात करना दोनों एक ही चीज है। योग में भी आप ऐसा उतार सकते हो कि 4 का मान निकालना तो 4 को वैसा का वैसा उतारा और बाकी सबको 0 कर दिया। तो आप योग भी निकल गया अपना और उसका स्थानीय मान भी निकल गया, दोनों निकल गया आपका। यह एग्जाम में क्वेश्चन यूं आ सकता है कि दी गई संख्या में प्रथम 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 4 कौन सा हुआ, प्रथम 4 आप ये वाला लोगे कि इधर वाला लोगे। तो दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी अपन किसी नंबर की काउंटिंग करते हैं तो अपन काउंटिंग कहां से करेंगे। जैसे मैंने लिखना यहां से प्रारंभ किया था और मेरा एंडिंग पॉइंट अंतिम मेरा जो भाग था वो यहां पर था। तो ये वाला भाग जहां से मैंने लिखना प्रारंभ किया वो कौन सा भाग है, ये मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा जिस हाथ में मेरा एल बन रहा है ये आपका एल बन गया। और इस हाथ में क्या बन रहा है आपका, इस हाथ में आपका उल्टा एल बन रहा है। ये देखो ये एल और ये उल्टा एल। तो जिसमें एल बनता है वो आपका राइट एल बनता है, सही एल बनता है वो आपका लेफ्ट हैंड होता है। या आप कह सकते हो कि छोटी वाली वर्णमाला, छोटी वाली वर्णमाला की बात करूं मैं, जिस हाथ में आपका बी बनता है, इस हाथ में क्या बना आपका ये बी और ये क्या बना आपका डी। बी का मतलब बाएं और डी का मतलब दाएं भाग। यानी वर्णमाला में आप लोग देखोगे ये ए, ये बी, ये सी और डी, यानी बी का मतलब होता है बाएं और डी का मतलब होता है दाएं। डी से दाएं और बी से बाएं। तो इस हाथ में क्या बना बी बना, बी का मतलब कौन सा हाथ हो गया ये आपका बाएं हाथ हो गया। इस हाथ में क्या बना डी बना, डी का मतलब कौन सा हाथ हो गया आपका दाएं हाथ। तो ये मेरा दाएं हाथ कहां चला गया इस तरफ, और बाएं हाथ किधर है मेरा शुरुआत में, यानी यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो कौन सा हाथ हो गया मेरा, ये हो गया मेरा बाएं हाथ। तो मैंने लिखना कहां से प्रारंभ किया, बाएं से प्रारंभ किया, और मेरा जो भाग होगा अंतिम भाग जो समाप्त होगा वो कहां पर होगा आपका दाएं भाग पर समाप्त होगा। यानी शुरुआत कहां से होती है बाएं भाग से और खत्म कहां होता है आपका दाएं भाग पर। तो मैं जैसे भी इस नंबर की बात करूंगा, यानी मैंने कहा था 4, मैं 4 की बात कर रहा हूं यहां पर, तो प्रथम 4 ये लोगे कि ये लोगे आप लोग। यानी हमेशा जो अंकों की शुरुआत करते हैं वो तो इधर से करते हैं, कहां से करते हैं दाएं हैंड से, दाएं भाग से करते हैं, राइट हैंड से। यानी राइट हैंड से आप करोगे तो प्रथम 4 कौन सा आ रहा आपका ये वाला रहा। तो ये वो यूं पूछ ले आप लोगों से कि प्रथम 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो प्रथम 4 तो यही आपके पास में, इसका पीछे क्या लग रहा है आपका 1 अंक आ रहा तो आपने 0 लगा दिया।
तो प्रथम 4 का स्थानीय मान कितना हुआ, 40 हो गया। यदि मैं सेकंड स्थानीय मान की बात करता कि सेकंड जो आपका 4 आ रहा है उसका स्थानीय मान कितना होगा, तो सेकंड पे तो ये आ रहा है, इससे तो अपने को मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा, क्योंकि इस 4 के बाद में 3 नंबर आ रहे हैं तो आपने 3 जीरो लगा दिए। यानी जिसका निकालना है उसको वैसा का वैसा उतार दो और बाकी सबको जीरो कर दो, तो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। और यदि वो यूं ना पूछे कि प्रथम का निकालना है या द्वितीय का निकालना है, तो इसका मतलब क्या करना है, सभी का निकालना होगा। उस नंबर में जितने भी 4 आ रहे हैं या जितने भी जो अंक आपको पूछा गया वो उतनी बार आ रहा है, उस सबको उतारना है, और उस अंक के अलावा जितने भी अंक आ रहे हैं उन सबको जीरो कर देना आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्थानीय मान ज्ञात करना हो या स्थानीय मान का योग ज्ञात करना हो तो दोनों के लिए एक ही मेथड होगा आपका। वो सिंपल मेथड है कि उस 4 को वैसा का वैसा उतार दो या उस अंक को वैसा का वैसा उतार दो जिसका स्थानीय मान ज्ञात करना है, जिसका स्थानीय योग ज्ञात करना है, और बाकी सबको जीरो कर दो। अब मैं बात करूंगा अंतर की कि अपन अंतर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो अंतर ज्ञात करने का क्या तरीका होगा, यहां पर 4 कितने आ रहे हैं, 2 4 आ रहे हैं, 4847 की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर देखो अंतर निकालना आपको, तो अंतर का मतलब क्या होगा, इस 4 का और इस 4 का अंतर ज्ञात करना है। तो इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, अंतर ज्ञात करने के लिए दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। इस 4 का हो गया मान 4000, क्योंकि 4 को 4 उतारा, बाकी सबको जीरो कर दिया। इस 4 का मान कितना, इस 4 का मान है 40, क्योंकि ऊपर में जीरो लिखूंगा तो यहाँ जीरो का मतलब ही नहीं। अब आपने क्या कर दिया, उसको माइनस, अंतर करना तो माइनस कर दिया, तो माइनस करने पर कितना प्राप्त हुआ, ये हो गया आपका 3960। तो दोस्तों यहां पर आपने सीखा कि अंक कितने होते हैं, संख्या कहां से बनती है, फिर जो संख्या बनती है उसमें अंकों की क्या क्या पोजीशन होती है, उनका क्या क्या मान होता है, स्थानीय मान और वास्तविक मान, फिर स्थानीय मान का योग कैसे ज्ञात करते हैं, स्थानीय मान का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज आप लोगों ने सीखी। अब मैं बात करता हूं, तो जो संख्या बनती है आपकी, वो संख्या अलग अलग डिजिट की बनती है, अलग अलग अंकों की बनती है। तो वो कितने अंकों की बन सकती है, उनमें सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, और अंतिम अंक कौन सा होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। सबसे छोटी संख्या या पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या या अंतिम अंक या अंतिम संख्या, और कुल संख्या, इनकी बात कर रहा हूं। और यहां पर लेते हैं अपन डिजिट अंक, अंकों की संख्या, इसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। अंकों का मतलब कैसे हुआ, जैसे मैं यहां पर गिनती लिख रहा हूं, इनको ध्यान से समझना एक बार। अपने को अपना बेस क्लियर करना है, किसी भी चीज़ के लिए आपको रट्टा नहीं मारना है। यदि अपना बेस क्लियर हो गया तो गणित को बार बार पढ़ने का झंझट ही खत्म हो जाएगा अपना। अब देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एक अंक की, कि एक अंक की कौन कौन सी संख्या होती है। एक अंक की संख्या की बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले लेते हैं एक अंक का मतलब जिसमें सिंगल डिजिट होता है, सिर्फ एक ही अंक होता है, वो होती है एक अंकों की संख्या। तो कहां से कहां तक दिख रही है आपको, आप लोगों ने गिनती देखा, शुरुआत कहां से हुई आपकी 1 से, और कहां तक चले आप लोग 9 तक चले। क्योंकि जैसे मैं 10th लूंगा उसमें 2 डिजिट आ गए, कौन कौन से, 0 भी आ गया और 1 भी आ गया। तो अपने को सिंगल डिजिट की बात करनी है, एक अंक की बात करनी है। तो एक अंक की शुरुआत कहां से होती है, एक अंक की शुरुआत हो रही है 1 से, तो इसका प्रथम या सबसे छोटा जो संख्या होगी या छोटा अंक होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा, और सबसे बड़ा या अंतिम कौन सा आपका 9 है। और कुल कितने हुए, यानी 1 से लेकर के 9 तक कुल कितने अंक हुए आपके, कुल 9 ही होंगे आपके, क्योंकि 1 से 9 तक गिनती बोलते हैं तो 9 ही आते हैं आपके। अब मैं बात करूंगा 2 अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है। अब 2 अंकों की शुरुआत कहां से करोगे आप लोग, 2 अंकों की शुरुआत यहां से होगी अपनी, कहां से 10 से 10 से, उसमें 2 डिजिट आ रहे हैं आपके, 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। और कहां तक चलेगी, ये चलेगी आपके 99 तक चलेगी, क्योंकि जैसे 100 लूंगा उसमें 3 आ गए, 100 में 00 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, तो वो 3 डिजिट में चला जाएगा। तो 2 डिजिट की या 2 अंकों की संख्या की शुरुआत 10 से होती है, और कहां तक चलेगा वो आपका, वो चलेगा 99 तक चलेगा। यानी तो उसका प्रथम अंक या उसकी सबसे छोटी संख्या या पहली संख्या कौन सी हो गई आपकी, उसकी सबसे पहली संख्या हो गई वो हो गई आपकी 10 हो गई। तो पहली संख्या आ गई आपकी 10,
अंतिम संख्या कहाँ पर चले गए आप लोग, अंतिम होगी उसकी 99 हो गई। और कुल संख्या कितनी हुई, कुल का मतलब है यानी 10 से लेकर के 99 तक। तो 10 से पहले जो संख्या आ रही है उसको क्या करोगे, कुल में से माइनस कर दे, यानी मैं 1 से लेकर के 99 तक चलूंगा तो कुल कितनी संख्या हुई, 99 हुई। उसमें से प्रथम अंक वाली संख्या को बाहर कर दो, क्योंकि अपने को यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो डबल डिजिट की बात कर रहे हैं। तो प्रथम को करो माइनस, तो प्रथम कितनी है आपकी 9 है, तो 99 में से क्या करा आपने 9 माइनस कर दिया, तो पीछे कितने बच गया आपका 90 बच गया। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 90 होती है। इसी प्रकार से मैं 3 डिजिट की बात करूंगा कि 3 अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो 3 अंकों की संख्या की शुरुआत कहां से होगी आपकी, 3 अंकों की शुरुआत हो रही है आपकी 100 से, यहां से आपकी शुरुआत हो रही है। तो पहला अंक क्या था आपका 100, तो सबसे छोटी या पहली संख्या कौन सी होगी आपकी 100 हो गई। अंतिम कौन सी होगी, अंतिम 99 होगी आपकी, कि उसके बाद में तो क्या हो जाएगा आपका 1000, तो इसमें 1 2 और 3 और एक आपका 4, उसमें 4 अंक आ गए, 4 डिजिट आ गए आपके, तो वो 4 डिजिट में चली जाएगी। तो 3 डिजिट की अंतिम संख्या कौन सी है, अंतिम संख्या 999, 999, तो यहां पर आएगा आपका 999। अब कुल संख्या ज्ञात करनी है कि 3 डिजिट में कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंकों में कुल कितनी संख्या होती है। तो आप लोग 1 से लेकर के 999 तक चलोगे तो कुल कितनी संख्या होगी, 999 होगी। अब इसमें क्या करना है, 3 अंक की ज्ञात करनी है आपको। तो 3 अंक की ज्ञात करने के लिए क्या करोगे कि 1 अंक वाली 2 अंक वाली माइनस कर दो। तो 1 अंक वाली 2 अंक वाली कितनी संख्या है 99 है, तो आपने 99 माइनस कर दिया, तो पीछे कितना बच गया आपका 900 बच गया। तो 3 अंकों की कुल संख्या कितनी आ गई आपकी 900 आ गई। देखो दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने सीखा एक चीज, मैं यहां पर देख रहा हूं, तो यहाँ 1 के बाद में क्या हो रहा है, 0 तो बढ़ रहा है आपका, या 1 था यहाँ 1 0 और बढ़ गया, यहाँ पर आपके 2 0 हो गए, आगे चलोगे 3 0 हो जाएंगे, ऐसे आपका बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर क्या बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 9 बढ़ रहे हैं, पहले 1 9 था, अब 2 हो गए, अब 3 हो गए, आगे चलोगे 4 हो जाएंगे, आगे चलो 5 हो जाएंगे, ऐसे। और कुल संख्या में क्या हो रहा है, कुल संख्या में 9 के बाद में 0 बढ़ रहे हैं। ये 1 9 था, या 9 के बाद में 0 आ गए, या 9 के बाद में 2 0 आ गए। तो यहां से आपने एक चीज सीखी है कि जब भी मैं छोटी संख्या की बात करूंगा, चाहे वो छोटी संख्या कितने भी अंकों की क्यों ना हो, 1 अंक की हो, 5 अंक की हो, 6 अंक की हो, कितने भी अंकों की क्यों ना हो, तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, जैसे मैं 4 अंकों की बात कर रहा हूं, तो 4 अंकों की संख्या या 5 अंकों की संख्या या 6 अंकों की संख्या, तो क्या करोगे छोटी संख्या में या पहली संख्या में क्या करना आप लोगों को कि 1 के बाद में 0 लिखने हैं, लेकिन 0 क्या करोगे हमेशा 1 कम में लगेगा। जैसे मैं 4 अंकों की बात कर रहा हूं, तो 4 अंकों में आपने कितने 0 लगाए, आपने 3 0 लगाए, और 1 क्या आ गया आपका 1 आ गया, क्योंकि शुरुआत कहां से होती है 1 से होती है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ 1 हुआ, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है आपका, सबसे बड़ा नंबर 9 होता है। मैंने जैसे आपको डिजिट लिखाए थे ना, अंक लिखाए थे, उन अंकों में मैं 0 से 9 तक चला था, तो सबसे पहला वैल्यूएबल अंक कौन सा हुआ था आपका 1 हुआ था, और अंतिम कौन सा हुआ था आपका 9 नंबर आया था आपका। तो जब भी मैं छोटे अंक की बात करूंगा तो उसमें हमेशा 1 आएगा, और बड़े अंकों की बात करूंगा तो उसमें 9 आएंगे आपके। तो 5 अंकों की संख्या निकालनी है, तो 1 के बाद में कितने 0 लिखोगे 4 0 लिखोगे, यानी 0 हमेशा 1 कम आएगा, क्योंकि उसमें 1 भी तो आना आपका, तो हो गए ना आपके 4 तो ये हो गए, और 1 खुद हो गया आपका, हो गए 5 अंक। मैंने 5 अंकों की पूछी है, तो जितने अंकों की संख्या आपसे मैं पूछूं, और कौन सी छोटी वाली पूछूं आपसे या पहली पूछूं, तो 1 के बाद में 0 लगाने, और 0 हमेशा 1 कम लगेगा। जैसे मैंने कहा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 के बाद में 6 0। मैंने कहा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के बाद में 7 0। 8 की पूछी है तो 7 0 लगा दो, क्योंकि 1 भी तो आ गया उसके अंदर। मैंने कहा 12 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 12 अंकों में क्या करोगे 1 के बाद में 11 0 लगा दो। मैंने कहा 18 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के बाद में 17 0 लगा दो। आप लोग आ गए समझ में, यह था छोटी संख्या निकालने का तरीका आपका। बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं, उतने नौके लिख दो। जैसे मैंने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी में क्या करोगे आप लोग 4 बार 9 लिख दो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख दो। जितने अंकों की पूछूंगा उतने बार 9 लिख दो आप लोग। मैंने कहा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 बार 9 लिख दिया आपने, 9 9 9 9 7 बार आ जाएगा। मैंने कहा 11 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 9 11 बार लिखना है आपको, यानी जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछो उतने 9 के लिख दो, और सबसे बड़ी संख्या आपको या अंतिम संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा कुल संख्याओं की,
कि कुल संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो जैसे आपने छोटी संख्या में एक जीरो कम लगाया था, उसी प्रकार से कुल संख्या में भी एक जीरो कम लगाना है। बस छोटी में तो एक आता था स्टार्टिंग में, और कुल में स्टार्टिंग में 9 आएगा, यानी पहले 9 आ जाएगा। जैसे मैंने बात की 4 अंकों की, तो 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 4 अंकों की कुल संख्या 9 के बाद में 3 जीरो। 5 अंकों की निकाल लिए कि 5 अंकों की कुल संख्या, तो 9 के बाद में 4 जीरो। यानी जितने अंकों की कुल संख्या पूछूं, 9 के बाद में 1 जीरो कम कर दो। मैंने कहा 7 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है? 7 डिजिट की कुल टोटल कितने नंबर हो सकते हैं आपके? तो मैंने 7 का पूछा, तो 9 के बाद में 6 जीरो, यानी 9 आगे 0 0 0 0 लग जाएंगे आपके। मैंने कहा 6 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है? तो 9 के बाद में 5 जीरो लगा दिया आपने। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर सीखा कि कोई भी संख्या कितने भी डिजिट में क्यों ना हो, उसमें छोटी संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसमें बड़ी संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और उनमें कुल संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, वो है कुल संख्या वाला, कि कुल संख्या का एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया आपका। दिल्ली पुलिस ले लो या एसएससी ले लो या आप रेलवे ले लो, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, या 5 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है। आप पुराने पेपरों को एक बार देखोगे, उनमें आप लोग पता करना, इस वाले पार्ट के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा, अब दोस्तों मैं बात करूंगा जैसे 2 अंक या 3 अंक या 4 अंकों की संख्याओं के बारे में, उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं, उनका अंतर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब यहां पर अपने को अंतर ज्ञात करना, अंतर फाइंड करना कि अंतर किस प्रकार से निकालेंगे। तो अंतर का मतलब उनको माइनस करना होता है, सिंपल है आपका। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। यानी 3 डिजिट की बात कर रहा हूं, 3 डिजिट में वो भी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या होता है आपका 3 बार 9, बड़ी में हमेशा 9 आता, और जितने अंकों के निकालनी है उतने 9 के लिखने। तो 3 अंकों की बात कर रहा हूं, तो 3 9 के आ गए आपके, कि मैं बड़ी की बात कर रहा हूं। और 4 अंकों की सबसे छोटी, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो सकती है? 1 के बाद में 3 जीरो लगाने, क्योंकि 1 जीरो हमेशा कम लगेगा, तो आपने 1 के बाद में 3 जीरो लगा दिए। अब करना क्या, इनका अंतर, इनको माइनस करना है। तो ये आपका आ गया आंसर। 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 0 0 और 0, ये आपका आंसर हो गया। यानी कितने भी डिजिट की नंबर क्यों ना हो, कितने भी अंकों की बड़ी संख्या क्यों ना हो, उनका योग ज्ञात करना, उनका अंतर ज्ञात करना बड़ा आसान है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? छोटी होती है 1 के बाद में, मैं 4 अंकों की बात कर रहा हूं, तो कितने जीरो लगाओगे? 3 जीरो लगाओगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 बार क्या कर दिया आपने? 9 कर दिया। क्या करना है इनका? योग, इनको आपस में जोड़ना है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। तो कितने भी प्रकार की संख्या या कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना आ जाए, उनका योग ज्ञात करना, उनका अंतर ज्ञात करना बड़ा आसान है। अब जो अपना सेकंड पार्ट होगा दोस्तों, वो होगा संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या कितने प्रकार की हो सकती है, उनमें आपस में क्या संबंध होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। विशेषकर फर्स्ट ग्रेड, रीट, पटवार और उधर रेलवे की उनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं और उनमें आपस में क्या संबंध होता है। ये वाला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पुराने पेपरों को आप उठा के देखना, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर के उसी पॉइंट में से मिलेंगे। तो दोस्तों, उसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसकी संपूर्ण जानकारी, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ऑलमोस्ट अपने 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास के स्टैंडर्ड के अंदर जितने भी पॉइंट आ रखे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, उनमें आपस में क्या संबंध होते हैं, वैदिक गणित से किस प्रकार से जोड़ बाकी गुणा भाग किया जाता है, वैदिक गणित में उन संख्याओं में आपस में क्या संबंध होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो प्यारे दोस्तों,
हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और इनके जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं जो पुराने पेपर में आ रखे हैं, और ये इसके जो क्वेश्चनों की जो शीट है वो PDF के अंदर हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में होगा, उनका आपस में जो संबंध होता है वो क्या होता है। इसके लगभग मैं 3 वीडियो आपको या 4 वीडियो आपको अवेलेबल करूंगा, जिससे आपका जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक फंडामेंटल है, वैदिक गणित वाला भी साथ में आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।